अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नो क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने क्वेश्चन नंबर वन में आपको टेबल बनाना यानी कि किस तरह से गिवन इंटरवल के अकॉर्डिंगली आप एक्स एक्सिस पर कितने गैप के साथ वैल्यूज़ ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा दी हैं। इसके अलावा आपको कैलकुलेटर से वैल्यू लेने वाली स्किल्स भी सिखा दी हैं। इसके अलावा मैंने आपको पार्ट 4 और पार्ट 11 में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, उसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना रखना है ताकि एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस गलत ना हों। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको प्रॉपर तरीके से उस तरह से कैलकुलेटर से वैल्यूज़ लेना और उस तरह से टेबल किस तरह से बनाना है वो चीज़ें उतना फोकस तरीके से नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ। आपको याद होगा मैंने एक्सरसाइज 8.1 में आपको बताया था कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स नहीं ले सकते जब तक आप इनको 1 1 ना बना लें, और 1 1 बनाने के लिए आपको इनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। और ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने एक्सरसाइज 8.1 में काफ़ी डिटेल से बताई हैं। अगर आप लोगों ने वो एक्सरसाइज मिस की है तो आप लोगों ने ज़रूर जाके देखनी है। क्यों अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और कॉन्सेप्ट दे दूं कि जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए होंगे, इन फंक्शंस के साथ जो आप लोगों को इंटरवल दिए गए होंगे, ये ज़रूरी नहीं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन हो। अब आपको दोबारा से याद कराते जाऊँ कि प्रिंसिपल डोमेन क्या होती है, यानी कि वो वाला इंटरवल जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो डिफाइन भी हो और 1 1 भी हो। अब यहाँ पे डिफाइन का मतलब क्या है, ये वर्ड मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली यूज़ किया है। आई नो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो डिफाइन वर्ड को पसंद नहीं करते, वो समझते पता नहीं क्या चीज़ है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ डिफाइन का मतलब ये है कि जब हम फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्पेशली वर्ड जो है सेकंड पार्ट के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल दिया है ना, जैसे इंटरवल तो उन्होंने ये वाला दिया है, इस इंटरवल में 0 भी आता है, 0.5 भी आता है, -0.5 भी आता है। 0 पर तो फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी बन जाता है, लेकिन इन 2 पॉइंट्स पर अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि ये प्रिंसिपल डोमेन नहीं है। ठीक है, अब इसकी प्रिंसिपल डोमेन अगर होती तो प्रिंसिपल डोमेन के अंदर ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता। तो समटाइम्स पेपर चेकर ने इस तरह का इंटरवल दिया होता है जो देखने के लिए कि क्या बच्चों को समझ आ रही है ये इसकी प्रिंसिपल डोमेन है या नहीं, और फंक्शन इसके अंदर डिफाइन है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि कभी कभी एमसीक्यूज़ में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और सम टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन भी ट्रिकी का आ सकता है कि वो कह सकते हैं कि ये ग्राफ आप ड्रा करें और इसकी डोमेन को भी डिस्कस करें और वो पॉइंट्स भी डिस्कस करें जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और इसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि अगर इन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा, उसकी रीज़न भी बताएं। तो इसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप उसकी लॉजिकल रीजनिंग दे सकते हैं। मैं पार्ट सेकंड पर जाऊंगी और इसका ग्राफ ड्रा करूंगी, तो फिर कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन वहाँ पर भी हो जाएगी, तब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती जाऊँ, इसलिए मैंने स्टार्ट में रेफरेंस दिया है कि अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 समझी है तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। जैसे मैंने एक्सरसाइज 8.1 में भी बताया है कि अभी मैं ये 2 एग्जांपल्स देती हूँ, साइन इनवर्स फंक्शन की और कॉस इनवर्स के फंक्शन की। अब आपको पता है इनकी प्रिंसिपल डोमेन ये वाली है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x जो है या जो एंगल है यहाँ पर वो उसकी वैल्यू जो है 1 और -1 भी हो सकती है, उनके दरमियान में लाई करनी चाहिए। ठीक है, यही इसकी प्रिंसिपल डोमेन है। लेकिन क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिए गए होंगे उनमें जो एंगल होंगे वो सिंपल नहीं होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो उनकी प्रिंसिपल डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप क्या करेंगे, आप उनको फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल ले लीजिए, तो आप जो ओरिजिनल x है उसकी जगह पर इसको रिप्लेस करें। जैसे ये वाला फंक्शन है तो इसकी यहाँ पर x पे हमने इसको रिप्लेस किया। अब इसकी प्रिंसिपल डोमेन क्या होगी, हम इसको इधर ले जाएंगे और फिर इधर भी। इसके बाद हमने 2 को यहाँ से इस साइड पे लेके जाना है, सेपरेट करना है, और फिर इस साइड पे भी। अब ये देखें इसकी जो प्रिंसिपल डोमेन है वो एक्चुअली ये बन गई है -4 से 0 तक इस फंक्शन की। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मज़े की बात ये है कि इसकी प्रिंसिपल डोमेन आपकी बुक में खुद उन्होंने दी है, पेज नंबर 241 पर। सिर्फ साइन इनवर्स 1/x की नहीं, अलबत्ता कॉस इनवर्स 1/x की भी दी हुई है, टेन इनवर्स 1/x की भी दी हुई है। अब इसकी प्रिंसिपल डोमेन क्या है ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है, पेज नंबर 241 पर आपको नज़र आ जाएगी। एनीवे अभी हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा और इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। सो फर्स्ट पार्ट,
अब क्योंकि इंटरवल हमारे पास -2 से 0 तक है तो x की वैल्यूज़ हम इनके दरमियान में और ये वाले एंड पॉइंट्स भी ले सकते हैं। क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो 0 से लेकर -2 तक हम तमाम वैल्यूज़ ले सकते हैं। अब मैं इसमें 0.25 के डिफरेंस से सब वैल्यूज़ ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ है तो साथ साथ हम माइनस लगाते जाएंगे। तो -1.25 -1.5 एंड -1.75 एंड -2। कैलकुलेटर पर पहले फंक्शन को बना लेते हैं। सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर कॉस को प्रेस करेंगे और फिर x/y वाले बटन को। न्यूमरेटर में ये बॉक्स है और डिनोमिनेटर में ये वाला। न्यूमरेटर में हमने x+2 जो है वो क्रिएट करना है, तो x के लिए हम वही अल्फ़ा के बटन को प्रेस करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट को। तो ये बातें मैं आपको बार बार बताती आई हूँ, आई होप आपको अभी तक तो याद हो चुकी होंगी। फिर हमने +2 करना है। अब डिनोमिनेटर में कर्सर को आप एडजस्ट कर लीजिए और डिनोमिनेटर में आप 2 लिख लें। फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इधर मूव करते जाएंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो कैलकुलेट के बटन को प्रेस करें, -2 इक्वलिटी। फिर -1.75 के लिए कैलकुलेट -1.75 एंड इक्वलिटी। -1.5 के लिए कैलकुलेट -1.5 और इक्वलिटी। -1.25 के लिए कैलकुलेट -1.25 इक्वलिटी। मैं इसको राउंड ऑफ करके 1.2 लिख रही हूँ। टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने ग्राफ बनाना है, क्योंकि मेरे पास वैल्यू जो है वो 0 से -2 तक है। सो मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट को यहाँ पर चूज़ कर लिया है ताकि मैं x एक्सिस पर ये नेगेटिव वैल्यूज़ ले सकूँ 0 से लेकर -2 तक, और y एक्सिस पर भी वन बिग बॉक्स मैंने 0.25 कर लिया है ताकि इजीली जो ग्राफ है वो ड्रा हो जाए, और x एक्सिस पर भी वन बिग बॉक्स मैंने -0.25 का, यानी कि 0.25 का ही मैंने जो स्केल है दोनों तरफ लिया है, y एक्सिस पर भी और x एक्सिस पर भी। तो सबसे पहले 0 पर 0, तो ये वाला ओरिजिन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। -0.25 पे 0.5, -0.5 पे 0.7, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 0.75 पे 0.9, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ -1 पे 1.05, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1 के करीब ही है। -1.25 पे +1.2, -1.5 पे 1.32, तो ये यहाँ पर करके वैल्यू बन रही है। फिर -1.7 पे 1.45 ये वाली वैल्यू, और -2 पे 1.57 ये वाली वैल्यू। तो जनाब ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है। अब यहाँ पे छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि इस पार्ट से पहले हमने इस फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन फाइंड आउट की थी, जो कि ये वाली आई थी। अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में डिफाइंड है, ठीक है। इस वजह से क्योंकि ये जो इंटरवल है ये छोटा है और इसकी प्रिंसिपल डोमेन जो थी वो बड़ी थी, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ये जो इंटरवल है ये इस प्रिंसिपल डोमेन के अंदर ही लाई कर रहा है। ये इंटरवल छोटा है जबकि प्रिंसिपल डोमेन एक्चुअली बड़ी थी, तो इस वजह से ये जो इसका ग्राफ है, ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है और कहीं भी ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे इंशाल्लाह। सेकेंड पार्ट, आप देखिए इसमें जो फंक्शन दिया है उसके लिए इंटरवल उन्होंने ये दे दिया है। अब इस इंटरवल के अकॉर्डिंगली मैंने ये वाली वैल्यूज़ ले ली हैं +2 से -2 तक। अब मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर पर फंक्शन क्रिएट करना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 इन तमाम एक्सरसाइजेस में कैलकुलेटर पर फंक्शन क्रिएट करने का प्रोसेस सिखा चुकी हूँ। अब मैं इस पार्ट और इससे ऑनवर्ड जितने भी पार्ट हैं उसमें सिर्फ डिस्कशन करूँगी और आपको टेबल की वैल्यूज़ दिखाऊँगी। सबसे पहले 0 पर देखते हैं, तो कैलकुलेट के बटन को प्रेस करेंगे, 0 लिखेंगे तो देखें कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी आ गया। अब हम 0.5 पर देखते हैं, कैलकुलेट के बटन को प्रेस किया, 0.5 लिखा, इक्वलिटी। तो अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली इसका मतलब है
कि ये जो आंसर नज़र आपको आ रहा है ये आयोटा की फॉर्म में है, इसका मतलब है फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर 0.5 पर जो है वो फंक्शन अनडिफाइंड है। इस कैलकुलेटर पे तो इस तरह से इन्होंने आयोटा की फॉर्म में देकर ये शो कर दिया कि फंक्शन अनडिफाइंड है। अब हम देख लेते हैं -0.5 पर क्या वैल्यू शो कर रहे हैं। उसी तरह से कैलकुलेट के बटन को प्रेस किया, -0.5 इज इक्वल टू, वही देखिए आयोटा की फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही है, इसका मतलब एक फंक्शन यहाँ पर अनडिफाइंड है। अब फर्दर वैल्यूज़ फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अगर आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनी तो आप मज़ीद कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए मेरी बातें आपने बहुत ध्यान से सुनी है। देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनके एंगल्स भी डिफरेंट है, ठीक है। और मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने इसकी प्रिंसिपल डोमेन लेके भी दिखाई है, यानी कि cos इनवर्स x+2/2 की प्रिंसिपल डोमेन क्या आई थी, आपको याद होगा हमने इंट्रोडक्शन में ये वाली फाइंड आउट की थी, वो ये आई थी। तो एक्चुअली इस फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन ये वाली है। इस तरह से इस फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन और है। अच्छा, अभी आप यहाँ पे गौर से सुने, मैंने इसकी प्रिंसिपल डोमेन कैसे फाइंड आउट की थी, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर x की जगह पर इस x+2/2 को रखा था, ठीक है। फाइनली सॉल्व किया तो मेरे पास प्रिंसिपल डोमेन इसकी ये वाली आ गई थी, ठीक है। ये रेफरेंस देना ज़रूरी है। तो एक्चुअली इस तरीके से तो हमने इस वाले फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन फाइंड आउट कर ली थी। हुआ क्या था, हुआ ये था कि हमने इस जगह पर इस फंक्शन को रखा था, यानी कि हम x की जो भी वैल्यू इसमें पुट करें, इसको सॉल्व करें, तो उसका जवाब -1 और 1 के दरमियान में आना चाहिए। इस चीज़ का मतलब ये है। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स की ये जो बेसिक फंक्शन है, इसकी प्रिंसिपल डोमेन ये वाली है। अब क्योंकि हमारे पास फंक्शन ये है, इसका एंगल ये है 1/x, तो हम x की जगह पर यहाँ पर 1/x लिखेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं बता रही कि इसकी प्रिंसिपल डोमेन क्या है। इसकी प्रिंसिपल डोमेन तो मैंने आपसे कहा आप खुद मुझे बताएंगे कमेंट करके। अभी मैं आपको इसकी प्रिंसिपल डोमेन नहीं बता रही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की जो बेसिक फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल डोमेन को देखूं तो वो तो 1 और -1 के दरमियान में है। असल में ये एक रूल है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली इस x को रिप्लेस कर रहा है ये वाला एंगल। अब जो भी यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूँगी उसको सॉल्व करूँगी तो उसका जवाब -1 और 1 के दरमियान में ही आना चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं अगर 0 पुट करती हूँ तो ऑब्वियसली वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर 0.5 पुट करती हूँ, इसको सॉल्व करती हूँ, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, 2 आ जाता है। अब ये देखें 2 तो इसमें है ही नहीं, -1 और 1 के दरम्यान में 2 नहीं आता, इस वजह से ये वाला फंक्शन यहाँ पर अनडिफाइंड। इसी तरह से ये भी अनडिफाइंड है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये 2 पुट करती हूँ, 1/x है ना, x की जगह पे मैं अब 2 पुट करती हूँ, इसको सॉल्व करती हूँ, मेरे पास वैल्यू आती है 0.5। अब देखिए जो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया 0.5 तो -1 और 1 के दरमियान में है, इस वजह से फंक्शन इन पर और इन पर डिफाइंड हो जाता है। ये एक दूसरा तरीका है चेक करने का। या फिर अगर आप ये सारा प्रोसेस नहीं करना चाहते तो फिर आप डायरेक्ट इसकी प्रिंसिपल डोमेन देखें, इस फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन देखें, ठीक है। फिर आप देखें कि क्या उसमें ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इस फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ये देख सकती हैं। आई होप में आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं, फर्दर कंफ्यूज कर रही हैं, तो बस आप सिंपल इतना याद रखें कि ये वाला जो पोर्शन है वो एक्चुअली साइन इनवर्स 1/x की प्रिंसिपल डोमेन के अंदर नहीं आता। इस वजह से यहाँ पे जो फंक्शंस हैं या तो अनडिफाइंड है या फिर वो इन्फिनिटी को शो कर रहा है। बस फिर इतना ही याद कर लीजिए और आगे चल पड़ें, और आगे जाके फिर हम अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। एनीवे अब हम बाकी वैल्यूज़ को भी देख लेते हैं। जैसे 1 पर तो कैलकुलेट 1 इक्वालिटी, फिर यहाँ पर 1.5 पर कैलकुलेट 1.5 इक्वालिटी, फिर 2 पर कैलकुलेट 2 इक्वालिटी, फिर इसी तरह से -1 पर कैलकुलेट -1
इक्वलिटी, फिर -1.5 पर कैलकुलेट -1.5 इक्वलिटी, इसके बाद -2 पर कैलकुलेट -2 इक्वलिटी। अब इन तीनों पॉइंट्स पर तो ग्राफ बनेगा नहीं, 1 पर है 1.57 तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला पॉइंट, और 1.5 पर है 0.73 तो ये वाला ग्राफ, 2 पर है 0.52 तो अप्रोक्सीमेटली ये, तो यहाँ पर यहाँ से इतना ग्राफ ही बनेगा, दरमियान में ग्राफ ऑब्वियसली नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन बीच में से गायब हो जाएगा। अब -1 से -1.57 तो ये, -1.5 पे -0.73 तो अप्रॉक्सीमेटली ये वाला, -2 पे -0.5 तो ये वाला, इस तरह से ग्राफ बनेगा। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। थर्ड पार्ट, इसमें जो हमें फंक्शन दिया है वो tan इनवर्स का है, और इसमें इंटरवल जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, यानी कि आप पॉजिटिव नेगेटिव तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है क्या ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है यही इसकी प्रिंसिपल डोमेन है tan इनवर्स की या नहीं, और इस फंक्शन की भी क्या ये प्रिंसिपल डोमेन है या नहीं। और टेबल में मैंने ये वाली वैल्यूज़ ले ली हैं। आपको पता है कि जब भी इंटरवल में सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया जाता है तो मैं हमेशा इंक्लूडिंग 0, 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव वैल्यूज़ लेती हूँ, और ये मैं पैटर्न जो है सेम ही रख रही हूँ तमाम क्वेश्चंस में जब भी हमें इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया जाता है। आप इससे ज़्यादा भी वैल्यूज़ ले सकते हैं दोनों साइड्स पर, इससे कम भी ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल इतनी ही लेकर इससे ग्राफ बनाऊँगी। कैलकुलेटर पर ये वाला फंक्शन अब क्रिएट कर कर इसी तरह से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट की हैं। टेबल मैंने बना लिया है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स की वैल्यू 0 पर 0, 1 पर 0.46, 2 पर 1.33, 3 पर 1.5। अभी ये वाले पॉइंट्स बहुत ही क्लोज हैं। 4 पर 1.54 तो ज़रा सा 1.5 से ऊपर, 5 पे 1.56 तो यहाँ पे करके, -1 पे -0.46 तो ये वाला पॉइंट, -2 पे -1.33 तो ये वाला, -3 पे -1.5, -4 पे -1.54 तो यहाँ पे करके, और लास्ट वन जो है ये भी अप्रॉक्सीमेटली इसके क्लोज ही है। तो जनाब ये इस तरह करके ग्राफ बन रहा है। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो हमारे पास फंक्शन है वो कॉट इनवर्स वाला है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 और पार्ट 11 में एक्सप्लेन किया था कि टीचर्स जो इस रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी से आपको ये कॉट इनवर्स वाले क्वेश्चंस करवाते हैं वो टोटली रॉन्ग है, उससे ग्राफ भी गलत बनता है और आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपको इनकम्प्लीट आइडेंटिटी बताते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बताने लगी हूँ कि जो प्रॉपर आइडेंटिटी इस पर यूज़ होगी वो ये वाली होगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इनके आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ हो चाहे पॉजिटिव हो तो ये आइडेंटिटी हमेशा अफेक्टिव है और हमेशा काम करेगी। अब इस आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको यहाँ पर ले आए तो एक्चुअली बनता है π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये वाली आइडेंटिटी ही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 और पार्ट 11 में एक्सप्लेन की थी कि इस आइडेंटिटी से आप अगर टेबल बनाएंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो रिजल्ट है वो 100% ना सिर्फ ठीक होगा बल्कि पेपर चेकर को भी समझ आ जाएगी कि बच्चे कॉन्सेप्ट जो है वो कितनी हद तक क्लियर है। अब होता क्या है, अक्सर टीचर ये वाला कन्वर्जन रूल बता देते हैं डोमेन की कंडीशंस को बताए बगैर। मैं यहाँ पर किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहती, इट मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट नहीं है। अब ये वाला जो रूल है ये तभी अप्लाई हो सकता है अगर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए सिर्फ ये वाला रूल जो है वो एप्लीकेबल है। और सेकेंड इसका पार्ट है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो फिर ये वाला रूल एप्लीकेबल होता है। समझ लीजिए कन्वर्जन रूल के ये दो पार्ट्स हैं।
जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो तब ये अप्लाई करें, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो तब ये वाला रूल अप्लाई किया जाएगा। तो ये होगी जनाब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों के ग्राफ गलत बन जाते हैं, क्योंकि बच्चों को डोमेन जो दी जाती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स दी जाती है, वो इस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ में नहीं दी जाती। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने हमेशा हमेशा ये वाला रूल अप्लाई करना है, क्योंकि चाहे आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया जाए एज ए डोमेन या इंटरवल, तब भी ये वाला रूल अप्लाई होगा और इसमें 100% रिजल्ट करेक्ट आएगा। चाहे पॉजिटिव वैल्यू दी जाए एक्स की, चाहे नेगेटिव वैल्यूज़ दी जाए, हर तरह से ये वाला रूल जो है ये परफेक्ट है और इससे आपका ग्राफ भी ठीक बनेगा, आपका पास जो आंसर आएगा वो भी ठीक होगा। आई होप मेरे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह ताला। अब हम इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। तो बस आपने इसकी जगह पर यानी कॉट इनवर्स की जगह पर tan इनवर्स लिख देना है, एंगल भी वैसे का वैसा साथ लिख देना है। बस क्या करना है, आपने इसको π/2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी हैं, और क्योंकि अब हमें कैलकुलेटर में tan इनवर्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अब हम इजीली ग्राफ बना सकते हैं। फंक्शन मैंने कैलकुलेटर पर क्रिएट कर लिया है ये वाला। अब आपको पता है ना कि हमने इसको tan इनवर्स में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि कैलकुलेटर में हमें कॉट इनवर्स की डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं मिलती, तो फिर हमें मजबूरन इसको इस आइडेंटिटी के ज़रिए इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम टेबल बना सकें। अब जनाब हम सबसे पहले ज़ीरो से शुरू करने हैं, तो कैलकुलेट के बटन को प्रेस करेंगे और ज़ीरो लिखेंगे, इक्वालिटी। फिर इसके बाद 1 के लिए कैलकुलेट 1 इक्वालिटी, मैंने ज़रा यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिए। अब 2 के लिए उसी तरह कैलकुलेट, फिर 2 लिखें और इक्वालिटी। 3 के लिए उसी तरह से कैलकुलेट 3 इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का बटन प्रेस करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.54। फिर 4 के लिए कैलकुलेट वाले बटन को और फिर 4 लिखें और इक्वालिटी को। 5 के लिए कैलकुलेट 5 इक्वालिटी। -1 के लिए कैलकुलेट -1 इक्वालिटी। -2 के लिए कैलकुलेट -2 इक्वालिटी। -3 के लिए उसी तरह से फिर -3 के लिए वैल्यू है। -4 के लिए कैलकुलेट -4 इक्वालिटी। -5 के लिए -5 और इक्वालिटी का बटन। फाइनली हमारा टेबल बन चुका है। अभी हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इसके बाद हम डेस्मॉस वाली ऐप पर जाकर इस ग्राफ को कंफर्म करेंगे कि जो हमने ग्राफ बनाया है क्या वो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पर है 0.98, 0.98 ये वाला पॉइंट बनता है। 1 पे 0.79 तो ये पॉइंट, 2 पे 0.64 तो ये, 3 पे 0.54 तो ये वाला, 4 पे 0.46 तो ये वाला, और 5 पे 0.4 तो ये वाला। -1 पे 1.25, -2 पे 1.57 तो ये वाला पॉइंट, -3 पे 1.89 तो ये, -4 पे 2.16 तो ये वाला, -5 पे 2.36 तो ये वाला। तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास इस तरह से ग्राफ आ चुका है। अब मैं डेस्मॉस की ऐप पर जाकर इस ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ ड्रा करके देखूंगी, क्योंकि एक्चुअली तो हमारा क्वेश्चन ये वाला था ना। तो देखते हैं क्या ओरिजिनल फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो यही वाला है। जी जनाब, देखिए डेस्मॉस की ऐप पर आ चुकी हूँ मैं। फंक्शन मैंने लिख लिया है। अब इसका ग्राफ देखिए आपके सामने है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कि इस तरह से ग्राफ बन रहा है। अब हम एक बार और कंफर्म करते हैं, डेस्मॉस पर इसका ग्राफ बना के देखते हैं क्या इसका भी ग्राफ इस तरह का ही होगा। अब जनाब देख लीजिए, ये वाला ग्राफ π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2/3 का है, और ये वही सेम 100% वही सेम ग्राफ है। इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला 100% करेक्ट है और दोनों का ग्राफ सेम बना है, जो माशाल्लाह हमारे इस ग्राफ की तरह का ही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला।
नाउ पार्ट 5 में जो हमें इंटरवल दिया है वो ये वाला है, यानी कि 2/3 और -2/3 जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। अब 2/3 से बड़ी वैल्यूज़ अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हम ले सकते हैं और -2/3 से छोटी वैल्यूज़ अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी भी हम ले सकते हैं। अब अगर हम इनको डेसिमल फॉर्म में देखें तो डेसिमल फॉर्म में ये वाली वैल्यूज़ आती हैं। अब 0.66 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1 इसमें आता है बड़ी वैल्यू के तौर पर। अब हम यहाँ पर इजी करने के लिए ग्राफ को 1 2 3 4 5 यहाँ तक वैल्यूज़ ले लेते हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। और इसी तरह से नेगेटिव साइड में भी -1 -2 और अप टू -5 तक हम। अब जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में कि आप सेकंड इन्वर्स एक्स को कॉस इन्वर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपने उसके एंगल का रेसिप्रोकल लेना होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए एक्स है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। कुछ बच्चे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं तो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम यहाँ पर हम सेकंड इन्वर्स को डायरेक्ट कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट क्यों कर लेते हैं, और बस इसमें हमें क्या करना है कि एंगल का रेसिप्रोकल लेना है, जबकि हम ऐसा कॉट इन्वर्स में नहीं कर पाते। तो उसकी रीज़न क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इसमें जो कॉस की जो रेंज है ना, एक्चुअली ये 0 से पाई तक है, और जो सीकेंड की रेंज है ये भी आलमोस्ट 0 से पाई ही है, बस इसमें पाई/2 शामिल नहीं है। यानी कि आलमोस्ट इन दोनों की जो रेंज है वो सेम ही है। सिर्फ इस पाई/2 का जो है डिफरेंस है इसमें, लेकिन ये पाई/2 जो है एक कन्वर्जन में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। डेट्स वाई हम इसको इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका ग्राफ इजीली बन जाता है। जबकि यहाँ पर देखें टेन इनवर्स की जो रेंज है वो टोटली डिफरेंट है और कॉट इनवर्स की रेंज वो टोटली डिफरेंट है। इस वजह से वहाँ पे ये कन्वर्जन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। आल्दो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और इस पर लंबी डिस्कशन चल सकती है, लेकिन आपकी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंगली सिर्फ आपका इतना जान लेना ही काफ़ी है। अब इस कन्वर्जन के अकॉर्डिंगली हम सेकंड इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे, बस हमने उसके एंगल का रेसिप्रोकल लेना है। तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 3x - 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और आपको याद है ना कि हम इस तरह की कन्वर्जन क्यों करते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेटर के ज़रिए सेकंड इन्वर्स को सेकंड इन्वर्स और कॉट इन्वर्स की वैल्यूज़ डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस वजह से हम इनको कॉस इन्वर्स, साइन इन्वर्स और टेन इन्वर्स में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमने कैलकुलेटर पर क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले हम -2/3 यानी जिसकी वैल्यू -0.66 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह से कैलकुलेट के बटन को प्रेस करते हैं, -0.666, फिर इक्वलिटी राउंड ऑफ करके मैं 2.1 लिख लेते हैं। अब हम 0.66 की वैल्यू उसी तरह से कैलकुलेट 0.666 इक्वलिटी। अभी ये देखिए अगेन आयोटा की फॉर्म में वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब है यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड है, क्योंकि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आयोटा की फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हम 1 पर चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट के बटन को प्रेस किया, 1 लिखा, इक्वलिटी को अगेन देखें आयोटा की फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो फंक्शन यहाँ पर भी अनडिफाइंड है, 1 पर भी। अब हम 2 पर चेक करते हैं, कैलकुलेट 2 इक्वलिटी 1.04। अब यहाँ 3 पर चेक करते हैं, कैलकुलेट 3 इक्वलिटी 4 पर, कैलकुलेट 4 इक्वलिटी 5 पर, कैलकुलेट 5 इनइक्वलिटी। अब यहाँ पे आते हैं -1 पर चेक करते हैं, तो कैलकुलेट -1 इक्वलिटी, और फिर अब हम -2 पर चेक करते हैं, कैलकुलेट -2 इक्वलिटी, फिर -3 पर, कैलकुलेट -3 इक्वलिटी, -4 पर, कैलकुलेट -4 इक्वलिटी, अब -5 पर, कैलकुलेट -5 इक्वलिटी। चलिए जनाब, ग्राफ हमारा रेडी, टेबल हमारा रेडी हो चुका है। मेरे पास ग्राफ पेपर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो एक्स एक्सिस पर मेरे पास 5 पॉइंट और -5 के लिए जगह नहीं है, तो आप लोग बड़े ग्राफ पेपर पर ये इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले -2.3 पर
2.1 वैल्यू, -1 पर 1.98, -2 पर 1.8, -3 पर 1.75 और -4 पर भी अप्रोक्सीमेटली वही पॉइंट ही बन रहा है। अब अगर हम इनको ज्वाइन करें तो इस तरह से ग्राफ बन रहा है। अब इस साइड पर आ जाते हैं तो 1 पर तो अनडिफाइंड है, 2/3 पर भी अनडिफाइंड है। अब 2 पर तो ये वाला पॉइंट, 3 पर है ये वाला, 4 पर है ये वाला। तो फाइनली ये इस तरह का ग्राफ बनता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। अब हमारे पास जो 6 पार्ट है उसमें फंक्शन है कॉस इनवर्स और इंटरवल ये वाला है। 3/4 जो है वो 0.75 के इक्वल है, -7/4 जो है वो -1.75 के इक्वल है। तो 0.7 दरमियान में हम 0 को भी लेंगे। अब इनके दरमियान में अगर मैं 0.5 का डिफरेंस ले लूँ तो यहाँ पे वैल्यू होती है 0.25। तो नेक्स्ट मैं एक -0.25 भी वैल्यू ले लेती हूँ। फिर ये 0.75 है तो -0.75 भी ले लेती हूँ। फिर इनके दरमियान में अगर मैं 0.5 का डिफरेंस ले लूँ तो -1.25 और फिर -1.75 ये वाली वैल्यूज़ ले लेती हूँ। अब रैंडमली इनमें कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। एक्चुअली इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ना तो किसी एक्स की ये वैल्यू पर अनडिफाइंड होता है, ना इन्फिनिटी बनता है, और ना ही हमने इसको किसी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इजीली इसका ग्राफ बन जाएगा। तो आप रैंडमली इन एंड पॉइंट्स के दरमियान में 0.25 या 0.5 के डिफरेंस से भी वैल्यूज़ ले सकते हैं और इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ली है। कैलकुलेटर से मैंने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मैंने इस तरह से 1 बिग बॉक्स जो है वाई एक्सिस पर मैंने 1 यूनिट का लिया है, जबकि एक्स एक्सिस पर मैंने 1 बिग बॉक्स जो है वो 0.25 का लिया है। अब 0 पे है 1.16, ये पॉइंट 0.25 पे है 0.9 और इसके बाद 0.75 पे है 0, तो ये है ऑन एक्स एक्सिस। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स कम लिए हैं, अब चाहें तो इन पर भी वैल्यूज़ ले सकते हैं जो बीच में गैप आ रहे हैं। -0.25 पर 1.36, -0.75 पर 1.76, अप्रॉक्सीमेटली ये वाला पॉइंट, -1.25 पर 2.21, तो ये वाला पॉइंट, -1.75 पर 3.14, तो 1 2 3.14 ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन करना है। तो जनाब ये सारे पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर दिए हैं, तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। 7 पार्ट है और इसमें जो इंटरवल है वो -2 से 4 तक है। इनके एंड पॉइंट ये वाले हैं। सो -1 0 1 2 3 एक्स की ये वाली वैल्यूज़ इस फंक्शन में 1 बाय 1 पुट करने से हमारे पास वाई की ये वैल्यूज़ आ गई। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 पर आ रही है, ये वाला पॉइंट, -1 पर ये वाला, -2 पर ये वाला, 1 के ऊपर 0, तो ये एक्स एक्सिस पर, 2 के ऊपर ये वाला, 3 के ऊपर ये वाला, 4 के ऊपर ये वाला। तो जनाब इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया है। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नाउ पार्ट 8 फंक्शन हमारे पास tan इनवर्स का है और इंटरवल क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो इसलिए आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने एनीवे ये वाली वैल्यूज़ ली हैं क्योंकि मैंने जब भी सेट ऑफ रियल नंबर्स के तौर पर इंटरवल दिया गया है तो मैंने यही लिए। इस पार्ट में भी मैंने ये ले लिए इस वजह से कि आपको समझने में आसानी हो। एक्स की इन वैल्यूज़ पर बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वाई की ये वैल्यूज़ मेरे पास आ जाती हैं। टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स ग्राफ ड्रा कर लेती हूँ। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पर है 0.46, 1 पर है 1.3, 2 पर है 1.42, 3 पर है 1.46, करीब करीब है यहाँ पर। 4 पर है 1.49 और 5 पर है 1.5, -1 पर है -1.19 और -2 पर है -1.4, -3 पर -1.45,
और -4 पर -1.48, -5 पर है -1.5। तो फाइनली इस तरह का ग्राफ बन रहा है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। Now question number 3, draw the graph of the following functions and answer the questions given at the end of each question. अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली हमने ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन पर डिस्कशन करनी है। हर पार्ट में डिफरेंट क्वेश्चन दिए होंगे। किसी में उन्होंने डोमेन और रेंज को डिस्कस किया होगा, किसी में हमने ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शिफ्ट है, या फिर ये स्ट्रेच है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है या वर्टिकल स्ट्रेच है, या फिर रिफ्लेक्शन है ओवर एक्स एक्सिस। वैसे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन पर काफ़ी लंबी डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करूँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर भी हो जाए और आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंगली हर एक पार्ट की समझ भी आ जाए। सो पहला पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि आपने एक तो इसका ग्राफ बनाना है, फिर उसमें उन्होंने कहा है डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द बेसिक ग्राफ ऑफ y tan इनवर्स x। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पर -1 है, इसका मतलब है कि इसमें जो ग्राफ बनेगा tan इनवर्स का, उसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा टूवर्ड्स राइट। इसको हम फेस शिफ्ट भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए π/4 भी ऐड हो रहा है, यानी कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाहर कोई चीज़ ऐड हो रही है, तो इसका मतलब है इसमें वर्टिकल शिफ्ट भी आ रहा है, अपवर्ड, यानी कि अपवर्ड वर्टिकल शिफ्ट आ रहा है। अब इन तमाम चीज़ों को कैसे पता चलेगा आपको, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी समरी आपके लिए प्रिपेयर की है, उसको आप समझ लीजिए। चलिए समझने के मेरे पास कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, f(x) की जगह पे साइन इनवर्स x भी हो सकता है, कॉस इनवर्स x भी हो सकता है। अब अगर इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कुछ चीज़ ऐड, यानी कि कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 ऐड हो रहा है, तो ग्राफ का हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ। लेकिन अगर 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा राइट की तरफ। तो अब मैं इसमें 3 की जगह पर c लिख देती हूँ, यानी कि कांस्टेंट लिख देती हूँ, जिसका मतलब है कोई भी नंबर इसमें ऐड होगा तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू लेफ्ट है, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट हो एंगल में तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू राइट है। अब दूसरे नंबर पे आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आउटसाइड द एंगल, या समझ लीजिए फंक्शन के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि अगर फंक्शन ये वाला है साइन इनवर्स x, तो अब एंगल के अंदर कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, अलबत्ता इस फंक्शन में कुछ चीज़ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने के लिए लिखा है आउटसाइड द एंगल। एंगल में नहीं है, एंगल के बाहर। तो कोई भी वैल्यू चाहे 3 हो 4 हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में है π/4, तो कोई भी वैल्यू अगर इसमें ऐड हो रही है तो वो कांस्टेंट ही कहलाएगी, चाहे वो π/4 ही क्यों ना हो, यानी कि पाई की फॉर्म में ही क्यों ना हो। तो ग्राफ क्या है, अपवर्ड को शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ग्राफ डाउनवर्ड को शिफ्ट करेगा। थर्ड पॉइंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद x इनसाइड, यानी कि कोई फंक्शन है और उसमें एंगल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स का फंक्शन है और उसके एंगल के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक साइन इनवर्स का फंक्शन लिया है। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस आ जाती हैं। अगर तो ये कांस्टेंट 1 से बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ, 2 1 से बड़ा है, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, ग्राफ हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होगा, यानी कि ग्राफ जो है वो स्क्वीज हो जाएगा। लेकिन अगर यही कांस्टेंट 1 से छोटा हो मगर उसको 0 से बड़ा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर c की जगह पर मैं 1/2 लिख देती हूँ। अब 1/2 1 से छोटा है मगर ये 0 से बड़ा है, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा, ग्राफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेगा। आई होप आपको दोनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वो जो कांस्टेंट है 1 से छोटा मगर 0 से बड़ा होना चाहिए, तब फिर ग्राफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेगा, ठीक है। अब जो थर्ड वाला पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -2, ठीक है। तो फिर ग्राफ जो है वो फ्लिप ओवर कर जाएगा, इनकी रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस होगा। इसका मतलब है यानी कि लेफ़्ट टू राइट में ये चेंज हो जाएगा, यानी कि लेफ़्ट टू राइट फ्लिप करेगा।
मगर यहाँ पर सिर्फ ये बता देना काफ़ी नहीं है, मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें 2, नंबर 2 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 1 से बड़ा है ना, तो फिर ये हॉरिजॉन्टली कंप्रेस भी होगा, ठीक है। मगर नेगेटिव साइन की वजह से इसका रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस भी होगा, इनके इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी। नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि 2 है तो 2 1 से बड़ा है, इस वजह से हॉरिजॉन्टली कंप्रेस भी होगा ग्राफ। अब ये नेगेटिव साइन है नंबर 2, नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा, ये लेफ़्ट टू राइट जो है फ्लिप करेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस भी होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस बात की। लेकिन अब आप क्या सोच रहे हैं मैं जानती हूँ। अब आप सोच रहे हैं कि अगर ये कांस्टेंट इस तरह से हो -1/2 हो, ठीक है, यानी कि अगर 1/2 जो कि सेकंड कंडीशन में आता है, जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इस सूरत में अगर इसके साथ नेगेटिव साइन हो तो क्या होगा। अब देखिए 1/2 की वजह से ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेगा, ठीक है। मगर नेगेटिव साइन है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये नेगेटिव साइन है, इसकी वजह से ये लेफ़्ट टू राइट जो है फ्लिप भी करेगा, इनकी रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस भी होगा। आई होप अब आपको इन तीनों पॉइंट्स की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह ताला। अब फोर्थ पॉइंट पर है, अगर कोई फंक्शन हो और उसके उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। हम एग्जांपल के तौर पर वही साइन इनवर्स वाला फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब फंक्शन के साथ बाहर यानी फंक्शन से पहले कोई नंबर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा। तो फिर हमारे पास अगेन 3 कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर ये c 1 से बड़ा है, जैसे वही एग्जांपल देती हूँ 2 है, अगर ये c 1 से बड़ा है तो फिर वर्टिकली स्ट्रेच होगा, यानी कि ग्राफ जो है वो लंबा हो जाएगा, टॉलर हो जाएगा। तो फिर बस याद रखें कि कोई फंक्शन से पहले कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वर्टिकली चेंज आता है, ठीक है। अब अगर ये कांस्टेंट जो है अगर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, जैसे वही एग्जांपल लेती हूँ 1/2 वाली, इस सूरत में ग्राफ जो है वो फ्लैट होगा, शॉर्ट होगा, वर्टिकली कंप्रेस हो जाएगा। अगेन थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर हम कांस्टेंट की जगह पे फॉर एग्जांपल -2 लिख देते हैं तो -2 का मतलब है एक तो इसमें 2 है, दूसरा इसमें माइनस का साइन है। 2 की वजह से क्योंकि c ग्रेटर देन 1 हो जाता है ना, तो 2 की वजह से वर्टिकली स्ट्रेच तो होगा, मगर नेगेटिव साइन की वजह से ग्राफ जो है वो फ्लिप करेगा अपसाइड डाउन, यानी कि रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस भी होगा। दोनों प्रॉपर्टीज़ आएंगी इसके अंदर। अब फिर उसी तरह से मैं -1/2 लिख देती हूँ, तो अब ये सेकंड प्रॉपर्टी भी आएगी, क्योंकि 1/2 का मतलब है 1 से छोटा और 0 से बड़ा। और इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी भी आएगी क्योंकि माइनस साइन भी है ना साथ, तो ग्राफ जो है वर्टिकली कंप्रेस भी होगा, इसके अलावा रिफ्लेक्शन और एक्स एक्सिस भी होगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ चुकी हैं तो आप समझ लें कि आप ग्राफिकली इन तमाम चीज़ों को समझने के काबिल हो चुके हैं, तमाम चेंजेस को समझने के काबिल हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक काम तो हमने करना है कि ग्राफ तो बनाना ही बनाना है। इसके अलावा फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द बेसिक ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यानी कि हमें तो tan इनवर्स x का भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके अलावा इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसके बाद हमें डिस्कस करना होगा कि ग्राफ किस तरह से ट्रांसलेट किया है, यानी कि tan इनवर्स x जो है उसका ग्राफ जो है वो इन चेंजेस के बाद, यानी कि एंगल में हमने -1 जो है सब्ट्रैक्ट किया है, इसके अलावा हमने इसमें ऐड किया है π/4, तो इसमें 2 चेंजेस आई हैं। तो इन चेंजेस के बाद ग्राफ पर क्या अफेक्ट हुआ है, तो मैंने तो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। एक तो मैंने इस वाले फंक्शन की वैल्यूज़ x की इन वैल्यूज़ के साथ फाइंड आउट की हैं, क्योंकि हमें जो इंटरवल दिया है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन याद रखें आपने अगर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है तो आपने सीक्वेंस के साथ लेनी है, रैंडम नहीं ले लेनी कि -4 है -10 है, इस तरह से नहीं लेनी, आपने सीक्वेंस के साथ लेनी है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपको इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया हो तो 0 आपने ज़रूर लेना है, इससे ग्राफ जो है वो बहुत क्लियर और अच्छा बनता है। तो अब मैंने पॉजिटिव भी 4 वैल्यूज़ ले ली, नेगेटिव 4 वैल्यूज़ ले ली हैं। इस फंक्शन को मैंने कैलकुलेटर पर
क्रिएट किया है और इसके बाद मैंने x की ये वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट की हैं, तो मेरे पास ये y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसके बाद मैंने कैलकुलेटर पर tan इनवर्स x का फंक्शन क्रिएट किया है। x की अगेन ये वाली वैल्यूज़ पर y के वैल्यूज़ मेरे पास ये वाली आई हैं। अब मैं सबसे पहले tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस π/4 का ग्राफ जो है वो बनाती हूँ। 0 पर 0 है पहला पॉइंट, 1 पर 0.78, 2 पर 1.57, 3 पर 1.89 और 4 पर 2.3। अब -1 पर -0.32, -2 पर -0.46, -3 पर -0.54, -4 पर -0.59। तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बन रहा है। अब x एक्सिस की इन वैल्यूज़ पर y एक्सिस की ये वैल्यू लेते हैं और tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। अब 0 पर 0 पहला पॉइंट तो वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और दूसरा पॉइंट भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये वाला। 2 पर 1.1 है, 3 पर 1.25 और 4 पर 1.33। -1 पर -0.7 ये पॉइंट, फिर -2 पर -1. ये -3 पर -1.25, तो अप्रॉक्सीमेटली ये -4 पर -1.33, तो अप्रॉक्सीमेटली ये तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द बेसिक ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो हम लिखेंगे उसी तरह से वही स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए, द ग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय 1 यूनिट टूवर्ड्स राइट। ठीक है, क्योंकि ये देखें ना tan इनवर्स x -1 था, तो क्योंकि -1 था कांस्टेंट इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है। और जैसे मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में बताया है कि जब कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो आपका ग्राफ जो है वो राइट को शिफ्ट करेगा। ठीक है, और क्योंकि इसमें π/4 ऐड b हो रहा है तो ग्राफ हैज़ बीन शिफ्टेड π/4 अपवर्ड। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नाउ सेकेंड पार्ट, फंक्शन हमें ये दे दिया गया है, उसमें कहा है कि इंडिकेट द डोमेन, रेंज एंड की पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अच्छा, अब क्योंकि हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम डोमेन और रेंज ही फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके बाद हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स यानी कि जो बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो ये वाली है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, उसकी डोमेन ये वाली है, तो इसका मतलब है कि x जो है वो 1 और -1 के दरमियान में रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास फंक्शन ये वाला है तो अब इस x को हम रिप्लेस करके इस ये वाला एंगल लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ x -2। 2 को हम दोनों तरफ ले जाते हैं, दोनों तरफ जाकर ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा 3। तो एक्चुअली इसकी डोमेन आ चुकी है 1 से 3 तक। तो अब जब हमने इसका ग्राफ बनाना है ना तो हमने x की वैल्यूज़ 1 से लेकर 3 तक ही लेनी है, और जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे और जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तब हमारे पास आ जाएगी इसकी रेंज। तो जनाब ये देखिए मैंने टेबल बनाया है, x की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट करके 3 तक ली है विद द डिफरेंस ऑफ 0.5, और जब मैंने x की वैल्यू 1 ली है तो ये देखिए मेरे पास जो वैल्यू आई है एक्चुअली वो -π/2 के इक्वल है, और जब मैंने x की वैल्यू 3 ली है तो जो मेरे पास वैल्यू आई है वो π/2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है जो रेंज हमारे पास आ रही है वो -π/2 से π/2 तक आ रही है। ग्राफ ड्रा करना शुरू करते हैं। 1 पर है -1.57 और 1.5 पर है -0.52। अब 2 पर है 0 तो x एक्सिस पर, 2.5 पर है 0.52 तो ये, और 3 पर है 1.57। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ बन रहा है। आई होप आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। थर्ड पार्ट, इसमें हमें जो फंक्शन दिया है वो cos इनवर्स 2x का है और इसमें π/3 ऐड भी हो रहा है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एंड डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड टू द बेसिक ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x।
अब सबसे पहले तो हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन चेक करनी है कॉस इनवर्स 2x की, और इसके बाद क्योंकि इसमें चेंज आया है, इसमें π/3 भी ऐड हुआ है, तो हमने कंपेयर करना है इसको बेसिक कॉस इनवर्स के ग्राफ से। आपको पता है बेसिक कॉस इनवर्स के ग्राफ की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 तक लाई कर रही होती है। तो अब क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो x की बजाय 2x है, तो अब यहाँ पर भी x की बजाय 2x आ जाएगा। तो जब हम डोमेन फाइंड करेंगे तो इस 2 को दोनों तरफ ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो एक्चुअली कॉस इनवर्स 2x की जो डोमेन है वो ये वाली आ गई है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, कॉस इनवर्स 2x की डोमेन है। अब आपको पता है रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, -1/2 से 1/2 तक डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, और रेंज क्या होगी, -1/2 पर जो y की वैल्यू होगी वो हमारे पास रेंज का ये वाला एंड पॉइंट होगा, और 1/2 पर जो वैल्यू होगी वो रेंज का दूसरा पॉइंट, यानी कि इंटरवल में ये दोनों पॉइंट्स हम फाइंड आउट करें। अब रेंज के लिए हमने -1/2 यानी कि -0.5 से 0.5 तक डिफरेंट वैल्यूज़ ले ली हैं। अब -0.5 पर यानी -1/2 पर जो वैल्यू आई है वो 4.188 है, जो कि एक्चुअली -4 π/3 के इक्वल है, और 1/2 पर जो वैल्यू आई है वो एक्चुअली 1.04 है, जो कि π/3 के इक्वल है। तो रेंज में ये 2 एंड पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, यानी कि रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ग्राफ ड्रा करना शुरू करते हैं। -0.5 पर 4.188, तो ये वाला पॉइंट, -0.25 पर 3.14, तो ये पॉइंट, 0 पर 2.617, तो 0 पर ये वाला पॉइंट, 0.25 पर 2.1, तो ये 0.5 पर 1.0, तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ बन चुका है। अब क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी डिस्कस करनी है बेसिक ग्राफ से कंपेयर करने के बाद, तो मैं यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में। अब इसमें चेंज क्या है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कॉस इनवर्स, अब ये देखिए एंगल है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो चेंज एक तो ये 2 के मल्टीप्लाई करने से आया है, दूसरा इसमें ऐड हो रहा है π/3। तो आप लोगों ने मुझे खुद बताना है कमेंट करके कि इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्ट में आपको तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नाउ पार्ट 4, इसमें जो फंक्शन दिया है वो है sin इनवर्स 2x प्लस π/6। अब सबसे पहले तो हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें कुछ इंटरवल चाहिए। इंटरवल तो यहाँ पर है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी डोमेन चेक करेंगे, ठीक है, और डोमेन फाइंड आउट करने के बाद हम टेबल बनाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली रेंज भी आ जाएगी। आपको पता है साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो -1 से लेकर 1 तक होती है। तो अब ये 2x की क्या होगी, तो उसके लिए हम x की जगह पे लिख देंगे 2x, और उसी तरह से फिर 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो दोनों तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। तो इसकी डोमेन -1/2 से 1/2 तक है, यानी -0.5 से 0.5 तक है। तो हम x की ये वाली वैल्यूज़ लेते हैं, यानी कि -0.5 से 0.5 तक x की वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो x की मैंने ये वाली वैल्यूज़ ले ली है। x की इन वैल्यूज़ पर पहले मैं इस फंक्शन के वैल्यूज़ फाइंड आउट करती हूँ, इनके y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करती हूँ। तो मेरे पास इस तरह से y की वैल्यूज़ आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। अब x की इन्हीं वैल्यूज़ से मैं इस फंक्शन की यानी कि सिंपल साइन इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। तो मेरे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैं ग्राफ ड्रा कर लेती हूँ। -0.5 पर वैल्यू है -1.05। सबसे पहले हम इस फंक्शन को ड्रा करने लगे, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। फिर इसके बाद -0.25 पर 0 है, तो ये वाला x एक्सिस है। फिर 0 पर 0.52 है, तो ये वाला पॉइंट। फिर 0.25 पर 1.05 है, तो ये वाला, और 0.5 पर 2.09,
ओह माय गॉड, ये यहाँ पे करके कहीं आएगा, मेरे पास ग्राफ छोटा है तो यहाँ पे करके पॉइंट आप समझ लीजिए। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब हम देखते हैं इस वाला का ग्राफ कैसे बनता है। अब ये तो पॉइंट -0.5 पर -0.52 ही है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये वाला, और फिर -0.25 पर -0.25 ही है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये वाला, और ज़ीरो पर है ज़ीरो, तो ये वाला, फिर 0.25 पर 0.25 ही है, तो ये वाला, और 0.5 पर अप्रॉक्सीमेटली 0.52 ही है, तो ये वाला। तो फाइनली साइन इनवर्स एक्स का ये वाला ग्राफ बन गया है। अब आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है ना वो ये वाला था, तो आपने बताना है कि साइन इनवर्स जो है 2x, उसमें क्योंकि एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस वाले ग्राफ में क्या चेंज आया है अगर आप इसको साइन इनवर्स x से कंपेयर करें। इसमें हॉरिजॉन्टली चेंज आया है, इसमें वर्टिकली चेंज आया है, किस तरह का चेंज आया है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी डिटेल से आपको बताया है, तो ये चीज़ आपने खुद मुझे बतानी है। इसके बाद क्योंकि इसमें ऐड हुआ है π/6b, ठीक है, तो इसमें किस तरह का शिफ्ट है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ठीक है, ये भी आपने मुझे बताना। आई होप आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।